ऑडिट एंड एश्योरेंस या खाली ऑडिट? ऑडिट एंड एश्योरेंस। इसका मतलब है कि ICAP चाहता है कि इसका मतलब है कि ICAP चाहता है कि आप पहले इन दोनों अल्फाजों के साथ हम आहंग हो जाएं। तो दो अल्फाज हैं, एक ऑडिट है, दूसरा एश्योरेंस है। एनी आइडिया इसमें से बड़ा वर्ड कौन सा? एश्योरेंस एक बड़ा वर्ड है। क्या मतलब होगा एश्योरेंस का? वन बाय वन चलते हैं, लास्ट रो से। एश्योरेंस का मतलब क्या होगा? किसी भी चीज़ को चेक करना, चाहे वो फाइनेंशियल्स हों, चाहे वो कंट्रोल्स हों, या आपने कहा ठीक है जी मिस, एश्योरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। क्या चीज़? कोई ऐसी ओपिनियन जो कि बॉर्डर से क्या मुराद है? ब्रॉडर, अच्छा, एक बड़ी ओपिनियन, ठीक है। एश्योरेंस को अगर आप आसान उर्दू में डिफाइन करना चाहें, गारंटी, ठीक है जी मिस। क्या चीज़? एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको रिव्यू किया गया और आप रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। आप इसके बारे में क्या राय है? यकीन दहानी करवाना, एश्योरेंस को आसान उर्दू में बताएं क्या होता है? तसल्ली करना, किसी चीज़ की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज करना। एश्योरेंस कर गई तो उसका फ़ायदा हो गया ना। डिफ़ाइन करना था हमने उर्दू, तो इसका एक उर्दू तर्जुमा क्या होगा? आसान, कोई मटेरियल मतलब सही फॉर्मेट के अंदर मौजूद है नहीं, उसको अश्योर करना है, हमें टेस्ट वगैरह करके या फिर एक वर्ड में अगर आप बताना चाहें तो सिर्फ एक वर्ड में, गारंटी, ठीक है। श्योरिटी देना, किसी चीज़ की तस्दीक करना, तस्दीक करना, श्योरिटी देना। एश्योरेंस ब्रॉडर टर्म है जो ऑडिट और रिव्यू दोनों को कवर करते हैं, इसमें हम एश्योरेंस दे देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसका एक आसान तर्जुमा कहा था, आप तो उसको डिफाइन करने में चले गए। एक आसान तर्जुमा कर दें, कॉन्फिडेंस देना, श्योरिटी देना किसी और डॉक्यूमेंट की, ठीक है। क्या? यकीन दहानी, तसल्ली देना, डेटा को चेक करना, किसी चीज़ को वेरीफाई करना, एनालाइज करना। तो ये तो आप लोगों ने बताया एश्योरेंस, और मेजॉरिटी ने सही बताया। एश्योरेंस इज बेसिकली कॉन्फिडेंस देना। जब आप किसी भी चीज़ को चेक करें तो चेक करने के बाद जिसने वो चीज़ बनाई है उसको इतना बता देंगे भाई ये चीज़ ठीक बनी है या नहीं बनी, ये चीज़ सही से ऑपरेट करेगी या नहीं करेगी। दिस इज़ एश्योरेंस। तो अगर ये एश्योरेंस है तो ऑडिट भी तो यही होता है। फिर ऑडिट क्या होता है? दो टाइप्स होती हैं, इसमें हम एक लेवल पे ऑडिट कर रहे होते हैं, एक रिव्यू कर रहे होते हैं। अगर हम डीप किसी वजह हमको जिसमें इंश्योरेंस हम दे रहे हैं उसमें हम ऑडिट कर रहे होते हैं, ऑडिट कहते हैं। और अगर हम लिमिटेड इंश्योरेंस दे रहे हैं तो हम उसे रिव्यू। ठीक है, आपकी बात किताबी हद तक तो बहुत अच्छी है। सवाल ये था कि ऑडिट और एश्योरेंस में क्या फ़र्क है। आपने मुझे बताई है एश्योरेंस की आगे टाइप्स, उसमें भी आता है ऑडिट। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर एश्योरेंस का मतलब है तसल्ली देना, चेक करना, वेरीफाई करना, एनालाइज करना किसी भी चीज़ को, तो फिर ऑडिट का इससे डिफरेंशियल पॉइंट क्या है? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एश्योरेंस आप किसी भी चीज़ पे दे सकते हैं, एश्योरेंस आप किसी भी चीज़ के ऊपर प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये प्रोजेक्टर ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, क्लास में एसी ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैमरे की क्वालिटी अच्छी है या नहीं। दिस इज़ ऑल एश्योरेंस असाइनमेंट्स। क्लासेस में कुर्सियाँ पूरी हैं या नहीं,
क्लासेस के अंदर बच्चे पूरे बैठ सकते हैं या नहीं, कैंटीन पे चाय अच्छी है या नहीं, सिक्योरिटी गार्ड सही से एक्टिवली अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है या नहीं। दिस इज़ ऑल अश्योरेंस असाइनमेंट्स। बट जब हम ये कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, सिर्फ किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना है, तो वहाँ पे ये वर्ड अश्योरेंस कट के क्या बन जाता है, ऑडिट बन जाता है। तो फॉर द नेक्स्ट टाइम याद रखिएगा, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना, एनालाइज करना, चेक एंड बैलेंस रखना ऑडिट है, और इसके अलावा किसी भी और चीज़ को वेरीफाई करना क्या है, अश्योरेंस। यहाँ तक क्लियर है। हमने एक वर्ड यूज़ किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जी मिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? बचपन में कभी FR 1 में पढ़ा होगा, कैश फ्लो और वो तो हो गया ना, प्रॉफिट एंड लॉस कह लें या OCI कह लें, ठीक है, नोट्स, ठीक है, और कुछ ज़हन में आ रहा हो, डिस्क्लोजर्स, और कोई पॉइंट ज़हन में आ रहा हो, कंपैरेटिव्स। 7 स्टेटमेंट्स को अगर हम लोग मिला दें तो क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्लस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्लस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी प्लस कैश फ्लोज प्लस डिस्क्लोजर्स प्लस नोट्स प्लस कंपैरेटिव्स क्या बन जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमने ऑडिट करना किसका है, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ये बनाता कौन होगा, मैनेजमेंट बनाती है। तो क्या सिर्फ मैनेजमेंट ही बनाती है या बीइंग ऑडिटर हम भी जाके बना रहे होते हैं? नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। ठीक हो गया। तो फिर हम लोग कौन है, हमारा मकसद क्या है? जब हमने फाइनेंशियल्स बनाना ही नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, जाके हमने वेरीफाई करना है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें क्यों अपॉइंट किया जाता? ओपिनियन देने के लिए। किस चीज़ के ऊपर? फाइनेंशियल्स के ऊपर। और सर शेयर होल्डर्स को ये बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं। हमें इसलिए बुलाया जाता है ताकि हम जाएं, फाइनेंशियल्स को चेक करें और शेयर होल्डर्स को बताएं कि क्या ये फाइनेंशियल्स ठीक बनी हुई है या नहीं। ठीक है मिस, हमें क्यों बुलाया जाता है? फाइनेंशियल्स ठीक बनी है नहीं बनी है, ठीक है सर। हम इस पर रिपोर्ट भेजते हैं जो स्टेक होल्डर्स के लिए होती है, उनको कॉन्फिडेंस, स्टेक होल्डर्स को मिलता है कॉन्फिडेंस। ठीक हो गया। तो मतलब कंपेयर करते हैं फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स और भाई ने बताया कि हम लोग फ्रेमवर्क को कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल्स के साथ और ये अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या ये फाइनेंशियल्स इन फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी हुई हैं या नहीं। गुड जी मिस, ठीक, ताकि मिस स्टेटमेंट्स हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो आप लोगों ने मुख्तलिफ बातें बता दी हैं। एक आप लोगों ने मुझे ये बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग जाएं, उनसे फाइनेंशियल्स पकड़ें और उन फाइनेंशियल्स को देखें और ये बताएं कि क्या ये फाइनेंशियल्स ठीक बनी है या नहीं। ठीक कैसे बनी है? कैसे बनी है कि अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉलो हुआ है या नहीं, और क्या उन फाइनेंशियल्स के अंदर मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं हैं। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें मिस स्टेटमेंट्स हों तो क्या करते हैं? पहले उनके पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जी ये मिस स्टेटमेंट्स हैं, काइंडली इनको ठीक कर दें। मान गए तो अच्छी बात है, अगर ना माने तो डिपेंड करता है मटीरियल। अगर नहीं मान दे तो फिर देखना है कि भाई मटीरियलिटी के बेंचमार्क को वो क्रॉस फिगर कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर कर रही हो तो फिर हम रिपोर्ट को ख़राब कर देते हैं। मैं अल्फाज थोड़े से सहमे से यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो लोग बिल्कुल ही नए आए हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो जाएं। आप तो खैर पुराने पापी हैं सारे। अच्छा, तो
आप लोगों ने मुझे बताया सिंपल कि ऑडिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या अकाउंट्स को चेक करना, और आप लोगों ने मुझे ये भी बता दिया कि ये अकाउंट्स बनाती है एंटिटी यानी कि मैनेजमेंट। पाकिस्तान के अंदर हम लोग कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं? IFRS, बस IFRS। फिफ्थ शेड्यूल भी उसका है। फिफ्थ स्केड्यूल, अच्छा वो कब होता है? सर उसका अब बेनिफिट पाकिस्तान में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन से हैं? जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, कंप्लायंस और साथ इसमें करता है जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस, कंप्लायंस, ठीक है ठीक है। मुझे उनके नाम चाहिए थे असल में, आप उसके टाइप बता देंगे, मुझे नाम चाहिए। FPF का जो होता है टैक्स के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, हाँ जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू ऑफ द एक तो सिंपल है ना IFRS, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है IAS, जिसके तहत फाइनेंशियल्स बनते हैं? IAS भी है। गैप ये भाई की बात कुछ कुछ ठीक थी, भाई खामोश हो गए उसके बाद। कंपनीज एक्ट के दो स्केड्यूल्स हैं, एक फोर्थ स्केड्यूल और एक फिफ्थ स्केड्यूल। अगला सवाल, फोर्थ का भी इस्तेमाल करें और फिफ्थ का भी इस्तेमाल करें? हाँ जी, फोर्थ स्केड्यूल कब इस्तेमाल किया जाता है और फिफ्थ स्केड्यूल कब इस्तेमाल किया जाता है? बहुत सेंसिटिव बातें हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट जो होती है कंपनी, जिनके अंदर पब्लिक का शेयर होता है, उसकी कंपनी जो हुई है, कोई ऐसी बड़ी कंपनी जो होती है उनके लिए उनके लिए फिफ्थ करना नहीं। लिस्टेड कंपनीज के लिए फोर्थ स्केड्यूल और अदर देन लिस्टेड के लिए फिफ्थ स्केड्यूल। तो लिख लें पॉइंट कि पाकिस्तान के अंदर जो आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है दैट इज़ IFRS, और उसके साथ हमारे पास स्केड्यूल्स हैं फ्रॉम कंपनीज एक्ट। एक है फोर्थ स्केड्यूल जो कि हम लगाते हैं फॉर लिस्टेड कंपनी, और एक है फिफ्थ स्केड्यूल जो कि हम लगाते हैं फॉर कंपनीज विच आर अदर देन लिस्टेड। जिस तरह भी आपने बताया था, दो तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो जो AFRF है, जो आपका IFRS है, वो कौन सा होगा? इंटरनेशनल नहीं, मैं भाई से बात कर रहा हूँ। दो थे ना, एक था FPF और एक है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। इसमें से FPF कौन सा है? ये IFRS या कंपनीज एक्ट? नहीं सर, वो कंपनीज एक्ट है ना, कंप्लायंस में कोई भी यानी कि लिख लें। मैं बोलता हूँ, इसको ज़रा आसान उर्दू में लिख लें। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास दो तरह के फ्रेमवर्क्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहला है IFRS, और जब हम लोग IFRS बोलते हैं इसके अंदर IAS ऑटोमेटिकली शामिल हो जाता है, तो ये कोई अलग से नहीं है। IFRS प्लस कंपनीज एक्ट के दो स्केड्यूल्स, और दोनों हर टाइम अप्लाई नहीं होंगे। लिस्टेड है तो फोर्थ, और अदर देन लिस्टेड है तो फिफ्थ स्केड्यूल अप्लाई होता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बचपन में B लॉ का पेपर तो पास किया होगा? किया था, पास हो गया था पहले अटेम्प्ट में, फिर तो याद भी नहीं होगा, है ना? B लॉ के पेपर में एक टॉपिक होता था एजेंसी का। यस वो टॉपिक क्या था? सर, कोई आपके रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई आपके लिए काम कर रहा है, यस कोई आपके लिए थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग कर रहा है। तो ये जो ऑडिटर होता है, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये भी एक एजेंट होता है? किसका? शेयर होल्डर्स का एक एजेंट होता है। तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स ने एक अपना नुमाइंदा कंपनी में भेजा और कहा कि तुमने हमारे बिहाफ पे काम करना, तुमने हमारे बिहाफ पे कंपनी के अकाउंट्स को चेक करना है। क्या सारे शेयर होल्डर्स को पता होगा कि SOFP क्या होती है, SOCI क्या होती है, कैश फ्लोज क्या होते हैं, अकाउंट्स किसे कहते हैं, नोट्स क्या होते हैं? उनको पता होगा? नहीं। हर शेयर होल्डर को, हर मेंबर को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता।
तो इसीलिए वो एक नुमाइंदा पकड़ते हैं और कंपनी में भेज देते हैं कि भाई तुमने हमारे बिहाफ पे चेक करना है कि क्या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं और जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो सही से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डायरेक्टर्स भी एक एजेंट हैं शेयर होल्डर्स का? यस डायरेक्टर्स जो होते हैं उनको चूज़ कौन करता है? शेयर होल्डर्स। और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? शेयर होल्डर्स को। कंपनी के पैसे किसके पास होते हैं? कंपनी के एसेट्स किसके पास होते हैं? डायरेक्टर के पास। तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर का एक एजेंट हो गया ऑडिटर और दूसरा एजेंट हो गया शेयर होल्डर या डायरेक्टर्स। तो अब क्या होगा, दो एजेंट्स की आपस में लड़ाई हो रही होगी, दो एजेंट्स की आपस में टसल हो रही होगी। एक कहेगा फाइनेंशियल्स ठीक करो, दूसरा कहेगा मैंने फाइनेंशियल्स को ठीक नहीं करना। तो इस वजह से कहा जाता है कि दोनों एजेंट्स के पास अपनी अपनी पावर्स हैं। इनके पास पावर कौन सी होगी? डायरेक्टर्स के पास। शेयर होल्डर्स ने कौन सी पावर इनको दी है? पावर टू यूज एसेट्स ऑफ द कंपनी। क्या ये एसेट्स को यूज करने के साथ साथ उन एसेट्स के जवाबदेह भी होते हैं? Yes, sir. होते हैं। अकाउंटेबिलिटी होती है। हर एजेंट अपने प्रिंसिपल को क्या होता है? अकाउंटेबल होता है। और इसी तरह बीइंग एन ऑडिटर उसके पास क्या पावर्स हैं? उसके पास ये पावर्स हैं कि वो कुछ भी कर सकता। अगर आपने उसको उसके काम से रोका तो वो नाराज़ होके जा भी सकता। जो वो मांगता है उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो डिमांड करेगा देना पड़ेगा, जहाँ की एक्सेस चाहे भेजना पड़ेगा। तो उसके पास तो बहुत सारी पावर्स हैं। और इनके पास पावर क्या है? पावर टू यूज़ एसेट्स, पावर टू ड्राइव द कंपनी। एक कॉन्सेप्ट होता है स्टीवर्डशिप का। एनीवन हैज़ एनी आइडिया? स्टीवर्डशिप, स्टीवर्ड किसे कहते हैं? स्टीवर्ड, स्टीवर्ड, STEWARD, स्टीवर्ड। जी, स्टीवर्ड किसे कहेंगे? मिस, स्टीवर्ड किसे कहेंगे? स्टीवर्ड, STEWARD। टाइटैनिक मूवी देखी? या कोई भी शिप हो, उसका एक पहिया होता है, एक ड्राइविंग व्हील होता है जिससे वो शिप सेल करती है। उस व्हील को कोई ऑपरेट करता है, उसको हम क्या कहेंगे? कैप्टन वो नहीं होता, वो स्टीवर्ड होता है, जिसके हाथ में उस शिप का कंट्रोल होता है। बेसिकली आप भी कह सकते हैं कि ड्राइवर ऑफ द शिप। यहाँ पे कंपनी का ड्राइवर कौन है? डायरेक्टर्स। तो क्या मैं कह दूं कि डायरेक्टर्स आर स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनी, दे हैव ऑल द एसेट्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू द शेयर होल्डर्स, कि उन्होंने कौन सा पैसा कहाँ पे लगाया, कितने पैसे लगाए, क्या आया, क्या मुनाफा है, क्या नुकसान है, कंपनी के कौन से एसेट्स कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, इनकम कहाँ से आ रही है, एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है। ये सारी चीज़ें किसको बताएंगे? शेयर होल्डर्स को। मगर क्या शेयर होल्डर्स को इनकी बातों पे यकीन आएगा? नहीं। तो उस यकीन को लाने के लिए वो क्या करते हैं? वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। यहाँ तक मुझे बताइए, बातें क्लियर हो रही हैं? क्या हमें स्टीवर्डशिप, अकाउंटेबिलिटी और एजेंसी का पता चल गया? ये बताइए कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए? यस सर। क्यों? उससे क्या होगा? क्या फ़ायदा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। किसका? शेयर शेयर होल्डर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्या फ़ायदा होगा? और इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। क्या फ़ायदा? इंडिपेंडेंट होगा जब भी वो सही तरीके से काम करेगा। अगर वो मैनेजमेंट के साथ उसका कोई लिंक है या शेयर होल्डर के साथ, दोनों केसेस में फिर वो इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा। फिर वो इनके इन्फ्लुएंस में रहेगा, दबाव में रहेगा। वैसे वो फिर भी चाहे मैनेजमेंट के साथ हो उसका
या जो है शेयर होल्डर्स की तरफ हो, दोनों तरफ फिर वो सही से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं आप? इंडिपेंडेंस को क्यों रखें, क्या नीड है इसकी? सर इसको ये नीड है कि डायरेक्टर क्यों किसी का इन्फ्लुएंस में ना आए, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, कोई कन्फ्लिक्ट ना आए। हाँ जी, सर मेन चीज़ इन्फ्लुएंस ही है, उसके ऊपर डायरेक्टर्स का इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो कैसे हम उसको इंडिपेंडेंट रख सकते हैं? क्या किया जाए जिससे वो बेचारा इंडिपेंडेंट रहे भी? बताएं, क्या दिमाग कहता है? कैसे उसको हम इंडिपेंडेंट रखें? उसको जो हायरार्की होती है कंपनी की सेलेक्ट होती है, कंपनी की मैनेजमेंट से अलग रखा जाए, वो कंपनी के अंदर मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल ना हो, और अगर कंपनी वाले उसको हल्का सा भी इन करने की कोशिश करते हैं या उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं तो वो फ़ौरन से अपना स्टैंड ले, और अगर ज़्यादा दबाव फील कर रहे तो वहाँ से निकल जाए। दिस इज़ हाउ वी कैन अश्योर इंडिपेंडेंस। एक काम करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, लगे हाथ, खुद पढ़ें ज़रा एक दफ़ा पहले। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी, ज़रा रीड करें, तसल्ली के साथ रीड कीजिएगा। द डायरेक्टर्स हैव अ स्टीवर्डशिप रोल, और ये क्या होता है? टू लुक आफ्टर द assets of the company and manage them on behalf of the shareholders. जो रिश्ता है between shareholder and board is also called an application of agency. The agent की क्या होती है ड्यूटी? To look after the principal, to act in best interest of principal. इसी तरह वो क्या होता है? Accountable भी होता है। और हमें क्या होना चाहिए? हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी हम अपने शेयर होल्डर्स को, जनरल पब्लिक को एक साफ़ सुथरी और अच्छी रिपोर्ट दे सकते हैं जिसमें किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस ना हो। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? आपको पता है रिपोर्ट का टाइटल किस नाम से होता है? एक ऑडिट रिपोर्ट का जो टाइटल होता है उसका नाम क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो इसीलिए उसकी इंडिपेंडेंस को अश्योर करना शुरू में ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है। वो सवाल ये है कि एक कंपनी ऑडिट क्यों करवाए? क्या फ़ायदे उसको मिलेंगे ऑडिट करने के? एंड से स्टार्ट करते हैं। फ़ायदा बताना आपने मुझे। जो बिजनेस है या कंपनी, बिजनेस की, कंपनी की, फाइनेंशियल्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कोई फ्रॉड ना हो सके, कोई फ्रॉड ना हो सके। क्या ये फ्रॉड पकड़ता भी है? फ्रॉड पकड़ता है? पकड़ सकता है, मगर इसका मेन ऑब्जेक्टिव फ्रॉडियों को ढूंढ के उसको जेल के पीछे फेंकना नहीं है। सर बेसिकली कंपनी देखती है कि वो किस पॉइंट पे खड़ी है, कि क्या एरर्स है उसके अंदर, क्या मसले। कंपनी को अपने मसले मसाइल पता चल जाते हैं कि कैसे वो उसको इम्प्रूव कर सकती है। जी नहीं, आप बताएं, खुल के बताएं, रिपीट कर दें पॉइंट। बेसिकली यही है कि इसमें कंपनी में कोई भी इश्यूज वगैरह अगर हो उनके फाइनेंशियल्स में, तो वो ऑडिटर जो आगे करेक्ट कर देता है, बेसिकली या कह देता है करेक्ट करने। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो उसको ठीक करवा सकता है ताकि आगे जाके वो इश्यूज ना आए। ठीक है, गुड। इसी वजह से हाय, एक वर्ड आ गया, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ और नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़, उसको डिफाइन भी कर दें यहाँ। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स भी बता दें, लगे हाथ। जैसे कुछ कंपनीज के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने बनानी, ऑडिट करवाना ही करवाना। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड बाय लॉ। ठीक है, कुछ कंपनीज है जिनके लिए ये नहीं होता। ठीक है, तो अगर वो भी करवा लेती हैं। ठीक है, गुड। सर क्रेडिबिलिटी बढ़ती है
लोगों की, ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल, उनको लोन इजीली मिलेगा, ठीक है, उनको परमिशन उससे आसानी से मिलेगी, ठीक है। फ़ायदा, मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। गुड। सर बिजनेस अगर सीरियल परचेज करना उसमें अगर हमने अपना बिजनेस बेचना है या किसी का बिजनेस एक्वायर करना है तो दूसरी कंपनी का या अपनी कंपनी के ऑडिटेड अकाउंट्स को हमें देखना चाहिए। फ़ायदा, सर शेयर होल्डर का ये होगा कि उनके एसेट्स का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उनको प्रॉफिट ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स को एक क्रेडिबिलिटी मिलती है कि क्या उसके एसेट्स ठीक तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जी मिस, कोई एक फ़ायदा बता दें, रिपीट भी कर सकते हैं आप। अगर कंपनी के अंदर कोई करप्शन हो रही है, कोई फ्रॉड हो रहा है, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। जी मिस, कंपनी के अगर कंट्रोल्स में कोई वीकनेसेस हैं तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। ये कंट्रोल्स किसे कहते हैं? जालिम, कंट्रोल्स किसे कहते हैं? सर जो भी एंटिटी ने क्या पेपर देख रहा है, मैं सेंटेंस में फेल भी हुआ हुआ है, चैप्टर भी 2 हैं कंट्रोल्स के, तो कंट्रोल्स किसे कहते हैं? कोई भी एंटिटी ने सिस्टम बनाया होगा ना, हाँ जी, जिससे वो अपने एम्प्लॉयज़ को चेक एंड बैलेंस पे रखे, वो देखे कोई ऑपरेशन में तो नहीं कोई मसला हो रहा, कहीं हमारे फाइनेंस में तो नहीं कोई इशू हो रहा, किसी भी डिपार्टमेंट में वो चेक करते हैं कि हमारा बिजनेस स्मूथली रन कर रहा है और बीच में कोई। चले मैं इसको एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करता हूँ, एसओपीस। एसओपीस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मुझे आप लोगों से एक सवाल है, सवाल ये है कि अगर मुझे ये क्लास करवानी है तो ऐसे कौन से कंट्रोल्स हैं जो कि मुझे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे? लास्ट रो से स्टार्ट करते हैं। ये क्लास कंडक्ट होनी है, इस क्लास को कंडक्ट करने के लिए कौन से एसओपीस का होना बहुत ज़रूरी है, कौन से कंट्रोल्स का होना बहुत ज़रूरी है? लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए जी, एक अच्छा प्रोजेक्टर हो, एक अच्छी लाइटिंग हो। गुड। आगे, एक अच्छा टीचर हो। आगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, अच्छे वैसे शागिर्द भी होने चाहिए, कमरों में एसी अच्छा चलता हो, अटेंडेंस होती हो, एक मिनिमम नंबर ऑफ बच्चे होने चाहिए ताकि फिज़िकल क्लास की अगर कोई रिकॉर्डिंग हो रही है तो कॉलेज को नुकसान ना हो रहा हो। टाइमिंग, एक अच्छे टाइम पे क्लास होनी चाहिए। तो दीज आर ऑल द कंट्रोल्स। अगर आपको कहा जाए कि जाएं और एक अश्योरेंस रिपोर्ट दें कि ये क्लास ऑपरेशनल है या नहीं है, तो टेक्निकली आप इन्हीं फीचर्स को वेरीफाई कर रहे होंगे। टेक्निकली यही है ना कि ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, क्लासेस में अटेंडेंस नहीं हो रही है, ये आपने पॉइंट हाईलाइट कर लिया, ये हमने पॉइंट डिस्कस करना है किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ। जी जी, क्या चीज़? हाँ, तो उसको लगानी चाहिए। तो क्या पॉइंट था? पॉइंट ही बुला दिया आपने मुझे। पॉइंट ये था, लेट्स सपोज एसी काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, नहीं काम कर रहा, तो बीइंग एन अश्योरेंस प्रोवाइडर, मैं ऑडिटर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? अश्योरेंस प्रोवाइडर। मैं ये कंप्लेन लेके जाऊँगा किसके पास? मैनेजमेंट के पास। उनसे क्या कहूँगा कि भाई आपका एसी काम नहीं कर रहा है, इसको ठीक करें, अदरवाइज़ इस क्लास के अंदर जो माहौल है वो ख़राब हो सकता है, आगे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इसको ठीक करें, अदरवाइज़ आपकी क्लास प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं हो पाएगी। या तो वो मान जाएंगे या वो नहीं मानेंगे। मानेंगे तो फ़ायदा उन्हीं का है, ना माने तो नुकसान भी उन्हीं का है। हम तो अपनी ख़राब रिपोर्ट दे के चले जाएंगे कि भाई हमने कहा था, उन्होंने एसी को ठीक नहीं किया। तो आइए किताब से पूछते हैं कि क्या फ़ायदे हैं एक अच्छे ऑडिट के। किताब ने हमें कुछ फ़ायदे बताए हैं, वो लिखे हैं ऊपर करके। पहला फ़ायदा क्या है? इट इंक्रीजेज द क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ये पॉइंट आप लोगों ने बताया? बताया। कंफर्म करते हैं कि क्या मैनेजमेंट ने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं या नहीं। और ड्यूटीज़ कौन सी होती हैं? 2 तरह की, एक स्टैट्यूटरी और एक
नॉन स्टैट्यूटरी, ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया। फीडबैक ऑन इंटरनल कंट्रोल्स, ये एसी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये मैं फीडबैक जाके किसको दूंगा, मैनेजमेंट को दूंगा। जहाँ पे कंट्रोल्स मुझे लग रहे हैं वीक है, अटेंडेंस मार्क नहीं हो रही है, उसकी वजह से क्या आ सकती हैं, मिसस्टेटमेंट्स, गलतियाँ, एरर्स आ सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है। और अगर वो ठीक कर जाएं, इम्प्रूव कर जाएं, तो फ़ायदा किसका होगा, कंपनी का ही फ़ायदा होगा, उनकी ही एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस बढ़ेगी। यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल? यहाँ तक इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल, कोई सवाल? पक्की बात है सर? स्टैट्यूटरी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे मैनेजमेंट की एक ड्यूटी है कि उन्होंने कंट्रोल्स डेवलप करने हैं, और अगर वो कंट्रोल्स डेवलप नहीं कर रहे हैं तो बीइंग एन ऑडिटर, जब मैं ऑडिट करने के लिए जाऊंगा तो मैं ये फीडबैक शेयर करूंगा कि भाई चूँकि आपके कंट्रोल्स ही अच्छे नहीं हैं तो यहाँ पे फ्रॉड और एरर बहुत ज़्यादा है। तो स्टैट्यूटरी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो लॉ ने डिफाइन कर दिए हैं कि ये काम आपने लाजमी करना है। यहाँ तक ऑल क्लियर है? भाई ना वो थल्ले आता है, अभी आता हूँ उसके ऊपर, वो तो लिमिटेशंस में आता है। इतनी फास्ट स्पीड पे क्यों हो? कितने में फेल हुआ? ये मैनेजमेंट कौन होती है? मैनेजमेंट को अगर हम डिफाइन करना चाहें, कौन होती है मैनेजमेंट? CFO, CEO, HODs और इनके अंदर काम करने वाले लोग। मैनेजमेंट क्या काम करती है, क्या जिम्मेदारी होंगी मैनेजमेंट की? आपके नज़दीक मैनेजमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं? फाइनेंशियल्स बनाना, ऑपरेशंस को देखना और कंट्रोल्स को डेवलप करना, और क्या कंट्रोल्स को बनाना भी और इम्प्लीमेंट भी करना, और बताएं? फ्रॉड वगैरह को देखना, पकड़ना, ढूंढना, और ऑर्डर को इंफॉर्मेशन ढूंढ के देना, उसको एक्सेस वगैरह प्रोवाइड करना। तो फिर हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि देखना है कि क्या वो लोग हमारा साथ दे रहे हैं या नहीं। हमारा काम है कि वहाँ पे जाके एक अच्छा लंच करना, चाय पीना, उनसे गप्पे लगाना, और एंड के ऊपर बस कह देना कि हाँ तुम्हारे अकाउंट सही बने हुए हैं, सुथरे बने हुए हैं, साफ़ बने हुए हैं, मैं जा रहा हूँ। लिटरली ऐसे ही होता है। किताब में लिखा हुआ है कि अकाउंट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट। इन किताब में तो ये लिखा हुआ है ना कि अकाउंट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट। असल अकाउंट तो हम लोग जाके बना रहे होते हैं। तो पहले हम अकाउंट्स बनाते हैं, फिर उसी का ऑडिट करते हैं, और फिर कहते हैं कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। है ना मज़े की बात? तो दीज आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट। पहली क्या है? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। अच्छा, इसका अगर मैंने रेफरेंस दिया हुआ है कि किस स्टैंडर्ड के अंदर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे, तो उसका है आइज़ा 240 चैप्टर 3 में आएगा। अगला क्या है? प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद कंट्रोल्स, उसके बाद गोइंग कंसर्न की असेसमेंट। ये गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न सुलह मशवरा कर लें आप उसमें। हाँ, प्रेजेंट में कोई मसला चल रहा हो जिससे क्या कंपनी पे इफेक्ट आ रहा हो, तो उसका आगे क्या होगा? नहीं, कंपनी क्या फोर्सिएबल फ्यूचर तक अपने ऑपरेशंस को लेकर जा सकती है या नहीं? तो वो फोर्सिएबल फ्यूचर कितना होगा? चलो यही बता दें, 12 महीने, अगले 12 महीने। चल एक सवाल आपसे मेरा, एक कंपनी ने एक एसेट परचेज किया, ये कल हमने किया था सवाल, 2 लाख रुपए का नहीं, एक एसेट परचेज किया 2 लाख रुपए का, उस एसेट की यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन क्या चार्ज होगी स्ट्रेट लाइन पे? 40,000। हम लोग खड़े हुए हैं ईयर 1 पे। ईयर 1 के एंड पे ये पता चला कि हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रखती है, तो ये बताएं कि उस एसेट की वैल्यू अकाउंट्स में क्या आएगी? 160। गुड। क्या आएगी? क्या बताया था?
तो क्या होगा, फेयर वैल्यू पे काउंट कर लेंगे और करंट एसेट्स में डाल देंगे। एंड व्हाट इज़ फेयर वैल्यू, जो हमें मार्केट से कोट होके मिलेगी। आपने 160 किस लॉजिक के तहत किया था, क्यों? पहले साल के डिप्रिसिएशन वो तो आ रही होगी ना, बट अब हमारी कंपनी बंद होने जा रही है, इसका मतलब है कि वो एसेट अब हमारे इस्तेमाल में नहीं रहेगा, हमें उसको बेचना पड़ेगा। तो जो मार्केट में उसका रेट लग रहा है, दिस वुड बी द अमाउंट जिस पे हम अपने फाइनेंशियल में अब उसको दिखाएंगे, और वो नॉन करंट में नहीं रहेगा, वो किस में जाएगा, करंट एसेट्स में चला जाएगा। फेयर वैल्यू कह रहे हैं, मार्केट वैल्यू कह लें, स्क्रैप वैल्यू कह लें, कुछ भी कह लें, मगर वो नज़र कहाँ पर आएगा, नॉन करंट में या करंट में, करंट में नज़र आएगा। यहाँ तक क्लियर है, पक्की बात है। हम किताब दिखाते हैं, आप में से कोई इसके पास बुक हो? हाँ नहीं, आके वाली नहीं, दूसरी चाहिए, दे दो, कुछ भी दे दो। एक सेकंड। तो प्यारे बच्चों, हमने आज क्या पढ़ा, कुछ पढ़ा? हमने पढ़ा है पहला सफ़ा बुक का, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज के पहले 2 पॉइंट्स इंडिपेंडेंस तक, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लास्ट पेज के ऊपर ऑडिट के फ़ायदे, और ये सारा लेक्चर कितना टाइम में हुआ पता? नहीं, कैमरा लगने के आधे घंटे में, और हमारे पास टाइम अभी बच गया, कितना बच गया? 15 मिनट। तो उसमें क्या करेंगे, लिखेंगे, रजिस्टर खोल लें, अपने हाथ पांव चलाना शुरू कर दें डे 1 से। आपने 2 सवाल करने हैं इस रिमेनिंग टाइम में। पहला सवाल ये है कि आपसे आपका दोस्त उलझ पड़ा, वो कहता है कि जनाब तुम फजूल काम कर रहे हो, एक ऑडिटर की इज़्ज़त ही नहीं होती। आपने कहा नहीं, हम लोग कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो वो बस 5 फ़ायदे बताते हैं। एक सवाल ये है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन, लिखें ऑडिट एंड एश्योरेंस। 2 सवाल हैं आप, एक फ़ायदे 5 पॉइंट्स लिख दें, और दूसरा सवाल है कि आपने डिफरेंस बताना है बिटवीन ऑडिट एंड एश्योरेंस। मैं ज़रा शुरू में आपकी थोड़ी सी राइटिंग को देखना चाहूँगा कि आप लोग कितने पानी में हैं इस वक्त, या पानी बहुत नीचे होगा या पानी बहुत ऊपर होगा, और सब ने लिखना है। कल एक भाई ने कहा था कि क्लास का टाइम 1.25 घंटा होना चाहिए, आपने कहा था ना करना 1.25 घंटा, फिर आधे घंटे की हिम्मत करनी पड़ेगी लिखने की। फर्स्ट क्वेश्चन आसान कर देता हूँ, आपने बस फ़ायदे बताने हैं 5 ऑडिट के, ऑडिट के 5 फ़ायदे। नहीं बस सिंपल कर दें, फ़िलहाल सिंपल कर दें। फर्स्ट डे पे मैं आपको इतनी मुशक्क़त में नहीं डालना चाहता, आगे देखिए होता है क्या। जब आना है तो एक अदद रजिस्टर भी साथ लेकर आना है मिस, एक अदद पेन होना चाहिए, कापी होनी चाहिए, कलम होनी चाहिए, दवात होनी चाहिए, बैग होना चाहिए, एक कैलकुलेटर होना चाहिए, अपने सारे औजार पूरे करके आने हैं। हाँ जी सर, क्या हुआ? ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हाँ और एप्लीकेबल है। हाँ, क्या फ़र्क है? कर देते हैं सर, पहले लिख तो लें। लिखना है, सिर्फ सुनना नहीं है। इफ़ यू आर इन क्लास देन यू शुड बी इन क्लास।
इससे पहले इस रूम में कोई क्लास नहीं ना होती जब आप लोग आते हैं, रूम खाली होता है ना, खाली होता है ना, और आपकी कोई क्लास होती है इससे पहले? किसी की नहीं होती। पक्की बात है, बेहतरीन हो गया। हर दिन हम स्टार्टिंग का टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं असाइनमेंट्स के लिए, बेहतरीन हो गया फिर तो। एडवांटेज की बात कर रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड एश्योरेंस। ठीक है, चैप्टर 1 के बांट दो, दे दिए। हाँ, जो ऑनलाइन हजरात बैठे हुए हैं कैमरे के उस पार, उन्होंने यहाँ पर आके लेक्चर को बंद नहीं करना, उन्होंने भी लिखना है और लिख के ग्रुप में लाजमी सेंड कर दीजिएगा। पता चला वो कैसा लेक्चर ख़त्म हो गया था, हम चले गए थे। हो गया, लिख लिया, ले आओ। पेन एक ले आना साथ। जी आए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो तो खा गए हो, कंट्रोल्स वाला। मगर वो 5 में आना चाहिए था। जो असल में ना, ये जो आपने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया ना सेल वाला, इसकी जगह पे वो आ सकता था। हाँ, और जहाँ पे आपने लिखा है स्टैट्यूटरी, तो वहाँ पे इसको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी भी कर सकते हैं। अभी खाम एक पॉइंट ऐड हुआ हुआ। ठीक है, बस चलो, अटेम्प्ट अच्छी थी। देख के लिखा ना? मैंने हाँ, नहीं जाने दे, हाँ जी, और जाने दे, सर और जाने दे। प्रोवाइड्स अश्योरेंस ऑन एक्यूरेसी ऑफ कंट्रोल। एक्यूरेसी को क्या डिफाइन करोगे तुम? एक्यूरेसी क्या? एग्जैक्ट होना चाहिए कंट्रोल में। आप ये लिख दो कि वो अश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि कंट्रोल उनके सही से डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू, वो 3 वर्ड्स ऐड कर दो ना एक्यूरेसी की जगह पे। सजेशंस नहीं देता, फीडबैक। मैंने कल एक सवाल किया था कि इसमें फ़र्क है। ये फीडबैक का वर्ड है, सजेशन का वर्ड नहीं है यहाँ पे। सजेशन मैंने चैप्टर 3 या चैप्टर 4 में या 5 में मैंने वर्ड, जब आएगा हम देख लेंगे उसको उस वक्त। ये क्या है? अच्छा ठीक है, ये आपका अपना है या आपके हमसायों का? अपना है मेरे पास। अच्छा जी, दोस्त
क्रेडिबिलिटी ठीक है, परफॉर्मेंस चेक होती है, ठीक है। इट इज़ अश्योर्ड इफ द स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज आर बीइंग फुलफिल्ड, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फीडबैक, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन द इंटरनल कंट्रोल सेट बाय द मैनेजमेंट, ऑफ द मैनेजमेंट नहीं, या आप ये लिख लो कि कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेड बाय मैनेजमेंट। अगर कंट्रोल्स इनएडिक्वेट हैं तो रिकमेंडेशन कैन बी गिवन, ठीक है। क्या कंप्लायंस ऑफ लॉ, क्या तो लाइन स्टेटमेंट तो पूरी कर दो। आखिरी पॉइंट धक्के से ऐड किया आपने, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। अच्छा भी management is providing, tells whether management is providing its statutory and non-statutory duties। किसको प्रोवाइड कर रही है? किसको प्रोवाइड कर रही है, ये तो बताया नहीं आपने। परफॉर्म इस तरह होता है फॉर एग्जाम में। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। आपने तो क्या किया है, आपने चंक लिखा है, आपने लिखा है वो जो एक होती स्टेटमेंट, एक होता है उसके अंदर एक हाईलाइटेड पॉइंट, आपने सिर्फ वो पॉइंट लिखा है, पूरी स्टेटमेंट मिस कर गए हो। जिस तरह आपने लिखा है क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसका आगे पीछे क्या है, ऑर्डर प्रोवाइड्स क्रेडिबिलिटी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पूरा जुमला बनता था, वो जुमला खा गए हो। अच्छा एक सवाल आया था यहाँ से, मैं करता हूँ बाकी चेक, रखो एक सेकंड। एक सवाल आया था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? सर एक यूज़ करने के लिए जो एप्लीकेबल है, जो मैनेजमेंट ने यूज़ किया है, जो लॉ की तरफ से है, उसको एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मेरा एक सवाल है, FAR 1 की किताब, क्या हम इस किताब को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मान सकते हैं? यस मान सकते हैं। इनकम्प्लीट है। FAR 2 को मान लें? नहीं। CFAP 1 की किताब को मान लें? नहीं। क्यों? क्यों? तो पाकिस्तान में फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन से हैं? एक IFRS है और एक फोर्थ या फिफ्थ स्केड्यूल है। ये है पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होने वाले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके अलावा US गैप, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, श्रीलंकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। मगर क्या वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है? क्या पाकिस्तान में हम उसकी बेस पे अकाउंट्स बनाते हैं? नहीं। तो पाकिस्तान के लिए वो FRF तो है मगर AFRF नहीं है, ये फ़र्क है। क्लियर होगी बात जी? लाइन लाओ, आप भी भेज दें, मैं सारी में शिकायत भेज दीजिएगा। पाँचवा किधर है? नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, आपका अपना ज़ाती है। It helps in grant of loan from bank।
तो ये तो इसी का एक सब पॉइंट है ना। जब क्रेडिबिलिटी होगी, इसकी वजह से आप बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बैंक को लगेगा कि भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रेडिबल हैं। तो इसका सब पॉइंट है। खुदा का खौफ खा लो, ये कौन सी मिसस्टेटमेंट है जिसमें ट्रिपल एस आता है? तो वो तो पॉइंट मिस कर दो, कंट्रोल्स वाला, वो पॉइंट किसने डालना था? तो आपने ये पॉइंट एक ये गलत किया है, और ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। जो असल पॉइंट था वो ये था जो कि आप खा गए हो। थैंक यू। लकी